हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPSE 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, उसके 7th यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, हमारे यूनिट का नाम है चीन के प्रति भारत की विदेश नीति, और आज हम चीन और भारत के बीच जो तिब्बत फैक्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और चीन और भारत के बीच जो सीमा मुद्दे हैं, सीमा विवाद है, उन सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत चीन संबंधों में तिब्बत फैक्टर की व्याख्या करें। तो तिब्बत का मुद्दा क्या था, ये हम आज इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत तथा चाइना के बीच भारत तथा चाइना के बीच स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र जो कि 16,000 फीट ऊंचा है। इसे विश्व की छत या पामीर का पठार भी कहा जाता है, और यही क्षेत्र तिब्बत है। तिब्बत जो है काफी ऊंचा क्षेत्र है, उसको विश्व का पहाड़ भी कहा, सॉरी, पामीर का पठार या फिर विश्व की छत कहा जाता है। और ये जो है उसी क्षेत्र को जो है हम तिब्बत कहते हैं। ये 16,000 फीट ऊंचा है। ये क्षेत्र दोनों राष्ट्रों के बीच बफर क्षेत्र का कार्य करता है। तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था जो ना तो भारत का था और ना ही चाइना का था। तो ये बहुत इजी नोट्स बने हुए हैं, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि तिब्बत फैक्टर के ऊपर भारत और चाइना की लड़ाई क्यों होती है और क्या था तिब्बत फैक्टर। तो बफर क्षेत्र का काम करता है। तिब्बत भारत और चीन के बीच में, दोनों के बीच में एक बफर क्षेत्र का काम करता था। ना ही ये क्षेत्र भारत का था, ना ही ये क्षेत्र चाइना का था। चाइना ने नेहरू जी को आश्वासन दिया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ही रहेगा और चाइना की केंद्रीय सरकार तिब्बत के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो चाइना के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नेहरू जी से कहते हैं कि तिब्बत जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र रहेगा, स्वतंत्र क्षेत्र रहेगा, और चाइना की जो सरकार है वो तिब्बत के कामकाजों में नहीं पड़ेगी बीच में, ना ही आप उसके कामकाजों में हस्तक्षेप करेंगे, ना ही चाइना की सरकार करेगी, और वो हमेशा एक स्वायत्त स्वतंत्र क्षेत्र रहेगा। ना भारत उसके मामलों में हस्तक्षेप करेगा, ना चाइना करेगा। धीरे धीरे चाइना तिब्बत की संस्कृति को कुचलने लगा और उसकी स्वायत्तता भी पहले जैसी नहीं रहने दी, यानी उस पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल करने लगा। तो इस तरह से चाइना ने धीरे धीरे उस पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 1954 में भारत चाइना के बीच पंचशील समझौता हुआ, जिसका चाइना ने अर्थ निकाला कि तिब्बत चाइना का आंतरिक मामला है। तो पंचशील का समझौता जो हुआ था भारत और चाइना के बीच, 5 उसमें सिद्धांत थे, और वो पंचशील सिद्धांत या फिर पंचशील का समझौता कहलाया। तो चाइना ने समझा कि जो तिब्बत है, उस समझौते के माध्यम से चाइना को ये लगा, और उसने इसका ये मतलब निकाला कि जो तिब्बत है वो चाइना के अंडर है और भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो स्वतंत्र क्षेत्र भी नहीं है, चाइना का आंतरिक मामला है। तिब्बत के साथ चाइना जो कुछ करे वो कर सकता है। 1958 में तिब्बत की जनता ने चाइना के अधिपत्य के विरुद्ध विरोध किया, जिसे चाइना की सेनाओं ने दबा दिया और उन पर अत्याचार किया। तो जब 1958 में चाइना की जो सेना थी वो तिब्बत पर अधिपत्य जमाने लगी थी, उसे कंट्रोल करने लगी थी, तो तिब्बत के जो लोग थे, जनता थी, उसने उसका विरोध किया था। लेकिन जो चाइना की सेना थी उसने उसको अत्याचार के माध्यम से पूरी तरह से दबा दिया। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने 1959 में भारत से राजनीतिक शरण मांगी। तो दलाई लामा जो थे वो तिब्बत के एक राजनीतिक और धार्मिक नेता थे, जिन्होंने भारत से 1959 में मदद मांगी थी। तो भारत ने उन्हें शरण दे दी, साथ ही सारे तिब्बतियन नागरिकों को भी शरण दे दी। इन्हें हिमाचल प्रदेश की एक धर्मशाला में बसाया। तो ये जो दलाई लामा थे, ये एक राजनीतिक और धार्मिक नेता थे। अब ये जो थे आंदोलन करने लगे थे वहां पर चाइना के विरुद्ध, तो इसलिए चाइना ने जो है इनको जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की, इनके साथ व्यवहार करने की कोशिश की। तो इसलिए जो दलाई लामा होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं, और काफी सारे जो उनके आंदोलन करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं, और वो भारत से शरण मांगते हैं। तो भारत उनको शरण दे देता है और बहुत सारे तिब्बतियन नागरिकों को भी शरण दे देता है, और उनको हिमाचल प्रदेश की एक धर्मशाला में रखा जाता है। दलाई लामा की भारत में शरण को चाइना ने नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। अब जब भारत दलाई लामा को शरण दे देता है तो चाइना को ऐसा लगता है कि भारत ने चाइना के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया है।
तो वो इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगता है और भारत पर ये इल्जाम लगाता है कि उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है भारत में। तो इस तरह से जो है तिब्बत का मुद्दा खड़ा हो जाता है। इसके बदले में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कई क्षेत्रों पर घुसपैठ करके अपना झंडा लगा दिया। तो इस तरह से उसने, जो चाइना होता है, उसने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, जो कि भारत के क्षेत्र में थे, भारत के अंडर दो राज्य हैं, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की, उन पर अपना झंडा लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में सीमा विवाद हुआ तथा 1962 में दोनों देशों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत हार गया और चाइना ने भारत के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस तरह से इसी कारण ही भारत को लगता है कि चाइना जो है वो एक मतलब कि कब्जा करने वाला देश है, साम्राज्यवादी देश है, वो नियंत्रण स्थापित करना चाहता है दूसरे क्षेत्रों पर। उसने तिब्बत को तो अपने अंडर करा ही, भारत के भी काफी सारे क्षेत्रों को अपने अंडर कर लिया और उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये था तिब्बत फैक्टर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीमा विवाद। तो भारत और चाइना के बीच तिब्बत फैक्टर के अलावा भी काफी सारे सीमा विवाद हुए जिनको हम आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत चीन संबंधों में सीमा मुद्दे पर प्रकाश डालें। तो सीमा विवाद देखेंगे हम। 1952 में चाइना ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। तो इस आक्रमण के द्वारा चाइना ने ऑक्सी चाइना तथा नेफा का जो इलाका था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो उसे नेफा का इलाका कहते हैं, नेफा का क्षेत्र, उस पर भी अपना कंट्रोल करा। ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में स्थापित कर लिया, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र बना लिया। और जो ऑक्सी चाइना था वहां पर भी कंट्रोल कर लिया। वर्तमान में तिब्बत तथा अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने रेलवे लाइन बिछा दी। हिमालय में चाइना ने बेस कैंप यानी बहुत ऊपर तक सड़क निर्माण कर लिया। तो किस तरह से उसने जो है कंट्रोल करने की कोशिश की भारत के क्षेत्रों को, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में उसने रेलवे लाइन बिछा दी, तिब्बत में भी रेलवे लाइन बिछा दी। तिब्बत में उसने रेलवे लाइन और अरुणाचल में भी रेलवे लाइन जो थी वो करनी स्टार्ट कर दी थी। और वो जो है रेलवे लाइन जो है वो आगे तक बढ़ाया जा रहा था। इसी वजह से तिब्बत के लोगों ने उसका विरोध किया था और फिर उसके बाद ये युद्ध हुआ था 1962 का। उसके बाद हिमालय में भी चाइना ने बेस कैंप यानी बहुत ऊपर तक सड़क निर्माण कर लिया था, मतलब ज्यादा ऊपर तक सड़क निर्माण करनी शुरू कर दी थी इंडिया की सीमा के अंदर। चाइना अरुणाचल प्रदेश में लगातार हस्तक्षेप करता रहता है, यहाँ तक कि चाइना ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताया है। तो इस तरह से उसने अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का राज्य है, भारत का एक स्टेट है, उसको अपना क्षेत्र बताने की कोशिश की है अपनी चाइना की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर की सीमा पर चाइना हस्तक्षेप करता रहता है, हमेशा से उनकी सीमाओं पर हस्तक्षेप होता रहता है। तो ये सारे सीमा विवाद है। चाइना ने पाकिस्तान को 1965 तथा 1971 के युद्धों में समर्थन किया, यहाँ तक कि परमाणु तथा मिसाइल तकनीक भी दी। तो चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन किया, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत के अगेंस्ट रहता है, इसलिए उसने 1965 और 71 जो कि 2 वॉर्स हुई थी पाकिस्तान के साथ इंडिया की, उसमें भी उसने, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो होता है इन दोनों वॉर्स में हार चुका था। तो हम पाकिस्तान की जो वॉर है वो नेक्स्ट वाले यूनिट में देखेंगे, कौन कौन सी वॉर हुई थी और क्या क्या मुद्दे रहे पाकिस्तान और इंडिया के बीच। अभी हम चाइना के बारे में पढ़ते हैं। एक पॉइंट है, 1967 में सिक्किम की सीमा पर भारत व चाइना के बीच 2 संघर्ष हुए। पहला संघर्ष नाथुला झड़प था तथा दूसरा संघर्ष चोला झड़प थी। तो इस तरह से जो सिक्किम जो राज्य है भारत का, उसकी सीमा पर भी भारत और चाइना के झड़पें हो चुकी हैं, सीमा विवाद हो चुके हैं। 1967 से 1971 के बीच चाइना ने किनारे किनारे मौसम के लिए सड़क निर्माण की और अपने स्वायत्त क्षेत्र जिनजियांग उइगुर को पाकिस्तान से जोड़ दिया। तो इस तरह से जो है चाइना धीरे धीरे करके दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है, उनको मतलब कंट्रोल करना चाहता है। और इसी वजह से हमेशा भारत को चाइना से डर लगा रहता है, चिंता बनी रहती है कि चाइना कब किस क्षेत्र पर आक्रमण कर दे और कब किस क्षेत्र को अपने अंडर करने की कोशिश करने की शुरू कर दे। तो ये पता नहीं होता है, इसलिए चाइना के साथ भारत का मानना है कि उसके साथ अपने रिलेशन भी रखना चाहिए और हमेशा युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं हुई है और हम ये क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर कर सकते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो वो देख लेते हैं हम। भारत और चाइना के बीच संवाद एवं समझौतों का विश्लेषण करें।
भारत और चाइना के बीच काफी सारे संवाद और समझौते हो चुके हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। पहला संवाद और समझौता 1967 की बात हो रही है। भारत में 1976 में भारत चाइना संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करी गई। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, चाइना की यात्रा की। 1981 से सीमा विवाद को दूर करने के लिए लगातार वार्ताओं का दौर जारी रहा है। तो अब कौन कौन सी बातें हुई हैं? पहली बात है यहाँ पे 1988 की बताई जा रही है। 1988 में राजीव गांधी ने चाइना की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। पहले जो थे राजीव गांधी 1988 में बने थे, पीएम बने थे, तो जब वो चाइना की उन्होंने यात्रा की थी और फिर उसके बाद सीमा विवाद पर उन्होंने जो है पहले जैसी स्थिति बनाए रखने की कोशिश की गई, यानी कि जैसी स्थिति है वैसी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, आदान प्रदान एवं व्यापारिक विस्तार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते किए गए। तो ये एक समझौता था। थर्ड है 1999 से द्विपक्षीय व्यापार 30% की दर से बढ़ रहा है। इस समय दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। तो ये भी एक समझौता ही है। अब इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, WHO जैसे अन्य आर्थिक संगठनों के मामले में दोनों देशों की नीतियां एक जैसी रही हैं। तो WHO जो है आर्थिक संगठन, जितने भी आर्थिक संगठन है, IMF हो गया और इसके अलावा भी WTO है, यहाँ पर WTO आर्थिक संगठन, IMF वगैरह, इन सब के लिए भी दोनों देश जो है उनकी एक जैसी नीतियां रही हैं। 2006 में चाइना और भारत के बीच संबंधों को सुधारने के लिए नाथुला दर्रा, जो 44 वर्षों से बंद था, उसे व्यापार के लिए खोल दिया गया। ये एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। 6 पॉइंट है, पीएम मोदी ने 2018 तक पीएम बनने के बाद 4 बार चाइना का दौरा किया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तिब्बत फैक्टर क्या था, कितने भारत और चाइना के बीच समझौते विवाद होते रहे हैं और सीमा विवाद क्या है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपकी बुक में, तो मैंने आपकी बुक से नोट्स बनाए हैं, इजी लैंग्वेज में करके बनाया। आपकी बुक में काफी ज्यादा हार्ड है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।